सुबह की सुंदरता और उसका रंग रूप वातावरण में कितनी मादकता घोल देता है, इसका जिक्र अगर हम पाएं तो कवियों ने बहुत सुंदर कविताओं में इसका वर्णन किया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लेपे हुए चौके जैसा प्रतीत होता है और कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि जैसे वातावरण में लाल रंग की केसर को घोल दिया हो। काली सिल जैसा जान पड़ता है और यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या चौक मल दी हो। कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है और आकाश में जो फैला हुआ उजाला है उसे देखकर ऐसे लगता है मानो नीले जल में किसी की सुंदर गोरी देह झिलमिला रही हो और सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य यानी कि भोर का सारा सौंदर्य लुप्त हो जाता है। ये कुछ सार है थोड़े से शब्दों में शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। जय हिंद बच्चों, आज हम वीणा की वाणी चैनल में मैं डॉक्टर वीणा शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। कक्षा 12 की आरोह बुक से ली गई है और आपके टर्म 2 में ये कविता आ रही है। आज हम इसी कविता के सार को पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। कविता की ओर बढ़ती हूँ। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर कहते हैं सवेरा होने से पहले जो थोड़ा सा झुटपुट वातावरण होता है उसे हम भोर कहते हैं। नभ आकाश को कहते हैं, चौका यानी कि रसोई बनाने का स्थान। कवि प्रातः काल के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन समय में यानी कि बहुत सुबह में आकाश का रंग गहरा नीला होता है, जैसे शंख के समान गहरा नीला। और उसके बाद भोर होती है, दिन फूटने लगता है और भोर के समय ये नीला रंग थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है और वातावरण में नमी दिखाई देने लगती है और ऐसा लगता है मानो आकाश ना हो बल्कि राख से लीपा हुआ चौका दिखाई दे रहा हो जो अभी गीला है और नमी के कारण गीलापन था और रंग राख के जैसा गहरा था। कवि यहाँ पर कल्पना करते हैं कि जैसे सुबह होने पर रसोई शुरू होती है, घर के काम शुरू होते हैं, ऐसे ही प्रकृति का जो अपना एक चक्र है वो शुरू होने लगता है। तो भोर के समय आकाश की सुंदरता ऐसी दिखाई देती है और सुबह के समय का जो वातावरण है इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि जैसे राख से अभी अभी चौके को लीपा गया हो और मिट्टी का रंग थोड़ा नीला रंग उसमें मिश्रित भाव से दिखाई दे रहा है। कवि ने यहाँ पर भोर का यानी कि सुबह के होने का जो प्रक्रिया है, वातावरण में जो मादकता छाई है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है और कवि ने उसे शंख की सुंदर उपमा दी है। और इससे भी ज्यादा राख से लीपा हुआ चौका, कवि यहाँ पर ये भी उपमा दे रहे हैं कि जैसे चौका लीप कर छोड़ दिया जाता है, थोड़ी सी नमी अभी मौसम में यानी कि सुबह भोर के मौसम में अभी बरकरार है और भोर का जो गहरा रंग है उसको अपनी नमी को साकार करता है। शंख जैसे में उपमा है, राख पड़ा है में उपमा अलंकार है और मौलिक कल्पनाओं का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है और चित्रात्मक शैली में कवि ने इस कविता को वर्णित किया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। सिल कहते हैं पत्थर होता है जिस पर मसाला पीसा जाता है, हमारा पारंपरिक मसाला पीसने का यंत्र। और केसर कश्मीर में उगती है, आप जानते हैं सभी। केसर फूल का सुगंधित जो पदार्थ होता है जिसमें बहुत खुशबू आती है और थोड़ा सा लाली लिए हुए होता है। कवि कहते हैं कि भोर के झुटपुट अंधेरे में जैसे सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण आ गया हो। सूर्य उगता है, थोड़ा सा लालपन उसका आ गया और गहरे अंधेरे में तो यहाँ केसर का लाल रंग और सिल का जो रंग है मिलकर जैसा कलर बनता है, आकाश कुछ कुछ वैसा दिखाई देने लगा है मानो बहुत गहरी काली सिल पर थोड़े से लाल केसर से उस पर घोल दिया गया हो, सिल पर केसर को पीस दिया गया हो। और अंधेरा तो काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान प्रतीत होती है और वातावरण ऐसा मान पड़ता है जब मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया यानी कि चौक बिखेर दी हो, पोत दी हो और अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चौक और लाल मिट्टी के समान दिखाई देती है। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा बहुत ही सरल और प्रवाहपूर्ण है।
अगला काव्यांश है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल, देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है तो जो प्रातः की लालिमा है वो एकदम तेज प्रकाश में बदल जाती है और भोर की सुंदरता धीरे धीरे उस सूरज की रोशनी में छिप जाती है। कवि कहते हैं जैसे नील जल, नीले रंग का पानी, गौर माने गोरा, झिलमिल देह यानी कि चमकता हुआ गोरा सुंदर शरीर, जादू जैसे सौंदर्य का आकर्षण होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है, और सूर्योदय आप जानते ही हैं, सूर्य का उगना। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, भोर के समय आकाश में गहरा नीला रंग छाया हुआ है और सूरज की श्वेत आभा पीछे से दिखने लगी है। तो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो, जगमग कर रही हो, यानी कि नीले जल में कोई सुंदर गौरवर्णी स्त्री स्नान कर रही हो और उसकी देह की जो आभा है वैसी चमक दिखाई दे रही है। कवि ने यहाँ पर मानवीकरण किया है। कुछ समय बाद जब सूरज उदय हो जाता है, सूरज की किरणें धरती को घेरने लगती हैं, तब उषा के पल पल बदलते सौंदर्य का रंग और बदलता सौंदर्य उषा यानी कि भोर एकदम धीरे धीरे गायब होने लगता है और सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति में जो भोर की आभा थी वो स्वतः ही सूर्य के उगने से समाप्त हो जाती है। कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हुए वो उषा यानी कि भोर की सुंदरता का वर्णन करते हैं। हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सुंदर शब्द चित्र है। कविता में नीले रंग को राख से लिपे हुए चौके के समान बताया गया है। अब देखिए, गांव में सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी ही जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, उसे लीपना कहते हैं। तो यहाँ पर जो मानवीय क्रियाएं हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं और भोर भी अपना प्रभाव दिखा रही है। तो यहाँ पर कार्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दूसरे बिंब में उसकी तुलना काले सिल से की गई है। रसोई बनाने के लिए सिल पर स्त्रियां मसाला पीसती हैं, उसी तरह से सिल का रंग और मसाले का रंग, वैसे ही जो रात का गहरा रंग है और उस पर सूर्य की लालिमा, ऐसा ही कुछ उपमान प्रस्तुत कर रही है। तीसरे में स्लेट पर जो लाल खड़िया और चौक का उपमान बनाया गया है। लीपा हुआ आंगन, काली सिल और स्लेट गांव के परिवेश से ही लिए गए हैं। महानगर के बालकों ने ना तो कभी लीपा हुआ चौका देखा होगा और ना ही स्लेट को। स्लेट से तो बचपन में शायद पढ़े होंगे वे, लेकिन ये जो शब्द चित्र है वो गांव की जीवन शैली से अधिक मेल खाता है। और जहाँ तक गतिशीलता का प्रश्न है, पहले चौका लीपा जाता है, तभी सिल का प्रयोग होता है और उसके बाद ही बालक के हाथ में स्लेट दी जाएगी। अतः ग्रामीण जीवन की झांकी हमें इन उपमानों में दिखाई देती है। और गतिशीलता का अर्थ है कि तीनों ही शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी हो चुकने के सूचक है। यहाँ पर गतिशीलता शब्द का प्रयोग हम ले सकते हैं कि जैसे प्रकृति भोर के बाद अपना रूप बदलती है, ऐसे ही हमारे जो जीवन के कार्य हैं अंधेरे से सुबह भोर से शुरू होते हैं और रात तक जाके खत्म होते हैं। फिर वही कार्यक्रम, वही प्रक्रिया रोज निभाई जाती है। तो यहाँ पर गतिशीलता का ही प्रतीक यहाँ दिखाई देता है। राख से लीपा हुआ चौका, ब्रैकेट में आपने देखा अभी गीली पड़ी है, गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। ये जो हमारी कविता है ये नई कविता है की श्रेणी में गिनी जाती है और उपर्युक्त कविताओं में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है समझाइए। नई कविता प्रयोग धर्मी है, एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें भाषा शिल्प के स्तर पर नए तरह के प्रयोग करके अर्थ की अभिव्यक्ति की जाती है। प्रायः जब हम कोष्ठक बनाते हैं तो अतिरिक्त ज्ञान की सूचना के लगभग हम उसको देखते हैं, इसीलिए कोष्ठ में यानी कि ब्रैकेट्स में जो सामग्री अंकित होती है उसे हम कम महत्व के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उसका दूसरा अर्थ ही हमें वहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ कोष्ठक में जो अंकित सामग्री है अभी गीला पड़ा है, आकाश रूपी चौके की ताजगी और नमी की सूचना देती है। यह जानकारी पहले भी प्रकारांतर आ चुकी है और राख से लीपा हुआ चौके में गीलापन स्वयं ही आ गया है, परंतु अतिरिक्त जानकारी के
कारण गीलापन पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। कविता पढ़ते समय इसे मुख्य कविता के कुछ मंद स्वर में पढ़ना उचित ही रहेगा, यानी कि ब्रैकेट में दिए हुए जो शब्द हैं उनका भी यहाँ पर एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। ये आ सकता है, इसमें से बना हुआ प्रश्न है कि प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है। ऐसा लगता है मानो नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो, और यह सूर्य लाल रंग के पक्षी जैसा लगता है जिसने तारों को चुन चुनकर अपना भोजन बना लिया हो। ओस कणों से वह अपनी प्यास को शांत कर रहा है, और अभी जमीन पर उतरकर ऊपर ओस कणों से प्रकृति अपनी प्यास शांत कर रही है, और जमीन पर उतरकर पर्वत शिखर, वृक्ष, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर जाकर बैठ गए हों। सूर्यास्त का जो सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो थका हुआ पक्षी आराम करना चाहता है, और थकान के कारण उसके श्वेत रूप को अब लाली लग गई हो, और अब विश्राम के लिए सूर्य अपने आकाश में लौट रहा है। कैसे कैसे वह धीमे धीमे अपने घर में प्रवेश कर रहा है, और उसकी चाल ही उसकी थकान को मिटा रही है। भोर के रंग को राख से लीपा गीला चौका क्यों कहा गया है? भोर का आकाश गीली राख के रंग के समान गहरा स्लेटी होता है, और वातावरण में नमी और पवित्रता होती है। इन तीनों विशेषताओं, रंग, नमी और पवित्रता के कारण भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका कहा गया है। कवि भोरकालीन वातावरण को रसोई घर की पवित्रता के समान पवित्र बताना चाहते हैं। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है? वे ये कहते हैं कि भोर के समय का आकाश गहरा नीला काला है, और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा समाई हुई है, जिससे वो दृश्य बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। नील जल में हिलती झिलमिलाती देह के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि नील जल के माध्यम से नीले आकाश का चित्रण करना चाहते हैं, और सूरज का नित नित बढ़ते जाना और किसी रूप से नारी की तरह, गोरी देह की तरह खिलते जाना, यहाँ उसका मानवीकरण किया गया है। इस प्रकार कवि नीले आकाश में फैलती हुई सूरज की धवल किरणों के प्रकाश का चित्रण करना चाहते हैं। सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट पड़ा है? सूर्योदय से उषा का अलौकिक रंग टूट रहा है। सूर्य के उदित होने से पहले आकाश के रंग रूप का क्षण क्षण बदलते रहना, और उस लाल काली छवि को पकड़ने के लिए कवि ने अनेक उपमान जुटाए हैं। फिर भी उषा के रूप का जादू पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया है, और यही अवर्णनीय सौंदर्य सूर्योदय बेला में नष्ट होने लगता है। यहाँ पर हमारी कविता की व्याख्या खत्म होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा कर ली गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा व्याख्या समझ आई हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।